हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परत स्टडी रूम। और आज हम तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने सिलेबस को कवर कर लिया था और इसकी हमने जो है वो डिकोडिंग भी कर ली थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक तो हम आज के लेक्चर में एक रोड मैप की चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा रोड मैप क्या होने वाला है आगे की स्टडी का। साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे जो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक है उसे हम इसमें समझेंगे कि संविधान क्या है। और इसीलिए फाउंडेशन क्लास है। इसके बाद हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार से प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को कवर करेंगे, और साथ ही आज हम अपनी सीरीज को स्टार्ट भी कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हम अवर लर्निंग जर्नी, इस सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट वी विल स्टडी इन दिस सीरीज। तो एमपी पॉलिटी को कवर करने के लिए हमने 4 पॉइंट बनाए हैं। मॉड्यूल 1 जिसमें हम फाउंडेशन की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे संविधान की मूल अवधारणाएं, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से मध्य प्रदेश तक, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एमपी, और मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था का बेसिक परिचय हम देखेंगे इसमें। दूसरे मॉड्यूल में हम बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, राज्यपाल के अध्यादेश की बात करेंगे, ऑर्डिनेंस, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। अगले मॉड्यूल में हम देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा का जो बिंदु है, जो कि गुड गवर्नेंस है, उसको देखेंगे। और फिर लास्ट में हम मुख्य परीक्षा के एक्सक्लूसिव टॉपिक्स को इसमें रखेंगे, जिसके अंतर्गत रीऑर्गेनाइजेशन, मध्य प्रदेश का प्रशासन, और मध्य प्रदेश के राजनीतिक जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, इसमें वो विषय शामिल किए जाएंगे। तो बेसिक है कि हम अपने मॉड्यूल फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे। जो हमारा फाउंडेशन की स्टार्ट करेंगे, उसके अंतर्गत हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं बेसिक। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। as we know कि ये एमपी पॉलिटी की क्लासेस हैं, बट सीधे एमपी पॉलिटी पढ़ाना सही नहीं रहेगा। मुझे नहीं पता कि आपको संविधान के बारे में कितना पता है और क्या आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ के रखी है या नहीं। इसीलिए हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो है वो लेके चलेंगे। एमपी पॉलिटी पर जंप करने से पहले इस क्लास में हम बात करेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्यों एक देश के द्वारा एक संविधान का निर्माण किया जाना आवश्यक होता है, इसके बारे में बात करेंगे। हम संविधान के प्रकार की चर्चा करेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हम कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को देखेंगे।
इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, यानी किसी शासन के क्या क्या अंग हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं क्या क्या है, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम और देखेंगे क्या, तो हम संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। हो सकता है कि आपको लगे कि इसकी आवश्यकता नहीं है, या कुछ लोगों को जिन्होंने एमपी इंडियन पॉलिटी पहले से पढ़ी है उनको लगे कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको हम ब्रीफ में ही रखेंगे। इस क्लास में ये सारी बातें ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी, लेकिन सीधे मैं आपको एमपी पॉलिटी पे ले जाने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ करना मुझे लगता है कि बिगिनर्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, और एक फ्लो इससे है जो सही बन जाएगा। दूसरा हम इसमें समझेंगे कि भारतीय संविधान से मध्य प्रदेश तक, फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एमपी। बेसिकली यहाँ पर हम लिंक करेंगे इंडियन पॉलिटी को कि कैसे भारत संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है उसे हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि भारत और मध्य प्रदेश का संवैधानिक संबंध किस प्रकार का है, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड एमपी कैसा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, इसको देखेंगे। एमपी पॉलिटी की आधारशिला यहाँ से हम बनाएंगे कि एमपी पॉलिटी कैसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, और भारतीय संविधान से एमपी पॉलिटी का निर्माण किस प्रकार से, मध्य प्रदेश के किस आर्टिकल के तहत किस प्रकार से मध्य प्रदेश बना है और किस प्रकार से ये रेगुलेट होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देखेंगे अपने फाउंडेशन मॉड्यूल के अंतर्गत, जिसमें इंट्रोडक्शन टू मध्य प्रदेश पॉलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि एक सदनी विधानमंडल, हम असेंबली। इसके बाद हम देखेंगे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर सीटों का विवरण ही यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स एंड रिजर्वेशन की बात करेंगे। इसके बाद विभाजन से पूर्व और पश्चात क्या क्या सीटों में परिवर्तन हुए हैं उसकी चर्चा भी यहाँ पर हम कर लेंगे। चेंजेस बिफोर एंड आफ्टर डिवीजन 2000, इसकी बात भी हम करेंगे इस मॉड्यूल में। तो इस प्रकार से एक तो संविधान की मूल अवधारणाएं, दूसरा भारतीय संविधान से एमपी पॉलिटी को कनेक्ट करेंगे, और तीसरे जो है मध्य प्रदेश के परिचय को हम यहाँ पर देखेंगे। अब हम मॉड्यूल सेकंड पर आ जाते हैं, जिसका है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, राज्य सरकार जो कि संविधान के भाग 6 में है यहाँ पे, और इस भाग में 152 से लेकर 237 तक के आर्टिकल के अंतर्गत जो है वो राज्य सरकार के प्रावधान दिए हुए हैं, और इन्हीं राज्य सरकारों के प्रावधान में इन्हीं राज्यों में से एक जो है वो हमारा एमपी है, और इसी के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्ट 6 के अंतर्गत सबसे पहले देखें कि इसके अंतर्गत जो है वो 6 अध्याय हैं, यानी पार्ट जो 6 है संविधान का भाग 6, जिसका नाम है राज्य सरकार। इसके अंतर्गत हम 6 अध्याय देखेंगे। तो इसमें 6 चैप्टर आएंगे, जिसमें जो अध्याय 1 है राज्य, अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा, अध्याय 2 राज्य की कार्यपालिका,
जिसमें 153 से लेकर 167 तक के आर्टिकल इंक्लूड हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि राज्यपाल यानी गवर्नर, जिसमें 152 से लेकर 162 तक के आर्टिकल आप देख सकेंगे। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड सीएम, जिसके लिए 163 एंड 164 आर्टिकल है। इसी सेक्शन में हम देखेंगे महाधिवक्ता के बारे में, 165 यानी एडवोकेट जनरल, इसी में हम देखेंगे। फिर अध्याय 3 आ जाएगा, जिसमें हम राज्य की विधायिका की चर्चा करेंगे। 168 से लेके 212 ये है लेजिस्लेचर। और अध्याय 3 में हम देखेंगे राज्य विधानमंडल, विधान परिषद की मूल जानकारी देखेंगे। इसके बाद विधानसभा देखेंगे यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, अध्यक्ष यानी स्पीकर, और विपक्ष की भूमिका, रोल ऑफ अपोजिशन। जैसे कि पिछले लेक्चर में ही आपको बताया गया है कि किस प्रकार से प्रीलिम्स और मेंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और कौन सा जो पॉइंट है किस यूनिट में दिया हुआ है। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप पहले एक बार उस क्लास को जरूर देखें। अध्याय 4 में देखेंगे तो राज्यपाल का अध्यादेश, इसमें भी केवल एक ही आर्टिकल आता है 213, यानी कि गवर्नर्स और ऑर्डिनेंस इसके अंतर्गत आते हैं। फिर अध्याय 5 जिसमें हाई कोर्ट आ जाएगा। अध्याय 6 इसमें 214 से लेकर 231 तक के आर्टिकल्स आएंगे। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय, जिसमें जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और ऑर्डिनेट जो जुडिशरी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारा जो सेकेंड मॉड्यूल है राज्य सरकार। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, नगरीय प्रशासन, लोकायुक्त, जूम कर लेते हैं, वित्त आयोग और पेशा एक्ट, इसको भी हम देखेंगे इसी में क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन है। ये जो है वो कंबाइंड रूप से ये इसकी अगर बात करें तो ये प्री और मेंस दोनों का सिलेबस है और ये सारी जो टॉपिक्स है दोनों में समान रूप से हैं। इसके बाद जो हमारा मॉड्यूल 3 इसके बाद मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 जिसमें प्रीलिम्स एवं मेंस के एक्सक्लूसिव टॉपिक्स आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में सुशासन। इसके अंतर्गत सुशासन की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, इनिशिएटिव्स इन एमपी, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, लोक सेवा गारंटी एक्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी यानी पारदर्शिता एवं जवाबदेही हम देखेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे कि जो मॉड्यूल 4 है केवल और केवल मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से है, जिसमें यूनिट 4 ये जो है वो सेकेंड पेपर के पार्ट बी का हिस्सा है और इसमें राज्य पुनर्गठन 1956 यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, मध्य प्रदेश का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश इन 2000। ये सिलेबस जो है वो ऑलरेडी कवर कराया जा चुका है। मध्य प्रदेश के गठन
वाली क्लास में इसे पूर्ण रूप से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही पर्सपेक्टिव से बताया गया है। तो इसके लिए आप उन क्लासेस को देखें। जबकि यूनिट 5 में हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का प्रशासन, सेक्रेटरीट, चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव, सेक्रेटरीज एंड कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ कलेक्टर, पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ एमपी, नक्सलवाद से जुड़े जो इश्यूज है, कंट्रीब्यूशन महिलाओं का जो योगदान है राजनीति में, और मध्य प्रदेश की राजनीति के जो समसामयिक यानी कि जो कंटेम्प्रेरी मुद्दे हैं, इनको हम देखेंगे। तो इस प्रकार से हम एमपी पॉलिटी के कंप्लीट सिलेबस को प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा, इसको हम प्री प्लस मेंस की स्ट्रेटजी के साथ कंप्लीट करेंगे। तो आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट भी कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा। तो सबसे पहले ये हमारा फाउंडेशन मॉड्यूल का फर्स्ट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संविधान क्या है। इनको ब्रीफ में हम लेके चलेंगे। संविधान का जो शाब्दिक अर्थ है वो है संविधान, यानी कि इक्वल फॉर एवरीवन। विधान का मतलब है सिस्टम, रूल या लॉ, यानी ऐसा कानून जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है, यानी सुप्रीम लॉ है, जो सरकार की संरचना, नागरिकों के अधिकार, कार्यों, राज्यों के कार्यों का निर्धारण करेगा। यानी ऐसा सुप्रीम लॉ जो सिटीजन राइट, फंक्शन ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को क्या करता है, डिटरमाइन करेगा, उसे ही हम कहेंगे संविधान। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? हिस्ट्री में हमें पता है कि चाणक्य ने लिखा कि मत्स्य राज को खत्म करने के लिए लोगों ने मनु को अपना पहला राजा चुना था। तो ऑफ कोर्स देश में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार की शक्तियों का निर्धारण और उनको सीमित करने के लिए नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, यानी सिक्योर करना है किसको, सिटीजन राइट को, शासन को सुचारू एवं उत्तरदायी बनाने के लिए, यानी हमें एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है, अकाउंटेबल बनाना है, राज्य एवं नागरिकों के बीच एक बैलेंस स्थापित करना है। मध्य प्रदेश की ऑफ कोर्स हमें पता है कि इसी के अनुसार जो है मध्य प्रदेश की पॉलिटी भी संचालित होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ओके, विश्व के प्रथम संविधान एवं संविधान के प्रकार। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। दुनिया का पहला संविधान अमेरिका नहीं है, ये प्रथम लिखित संविधान है। ये ये जो है वो ये जो है वो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पहला जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये है। विश्व का लिखित एवं आधुनिक संविधान इसे माना जाता है। 1987 में बना है, यानी कि ये संविधान के प्रकार की बात करेंगे
तो लिखित संविधान यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित दस्तावेज है। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, जैसा कि भारत और अमेरिका का संविधान। वहीं एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और यूके का कॉन्स्टिट्यूशन इसी प्रकार का है, यानी कोई दस्तावेज नहीं है, देयर इज नो डॉक्यूमेंट, किंतु प्रथाएं, परंपराएं, न्यायिक निर्णय और संवैधानिक परंपराओं के आधार पर जो है इनका निर्माण होता है। भारत का संविधान लिखित है, परंतु यह कठोर और लचीले यानी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों की विशेषताएं रखता है। इसमें कुछ की पॉइंट है, जैसे कि संविधान देश की शासन व्यवस्था की आधारशिला है, स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं इसमें सभी प्रावधान, परंपराएं और परिपाटियां लिखित संविधान में जो है मार्गदर्शक का काम करती है। और भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, जिसमें देखते हैं कि 395, यहाँ पे देखेंगे तो 395 आर्टिकल्स जो है वो इसमें टोटल है। जैसे कि आप देखते हैं कि इसमें 395 जो है वो आर्टिकल हमारे पास संविधान में है, और ये दुनिया का सबसे जो लंबा संविधान है। थोड़ा सा समझेंगे कि संविधानवाद क्या है। संविधानवाद वो सिद्धांत है यह वो सिद्धांत है यानी रूल ऑफ लॉ, जिसके अनुसार राज्य की शक्तियों द्वारा सीमित होती है। संविधानवाद क्या है? तो वह सिद्धांत है जिसके अनुसार राज्य की सभी शक्तियां संविधान द्वारा सीमित होती हैं, यानी जो राज्य है, जो स्टेट है, स्टेट को किसी जो पावर होती है उसको लिमिटेड कर देता है ये। और जो शासन है वो कानून के अनुसार चलाया जाता है, यानी किसी भी सरकार, किसी पार्टी, किसी भी व्यक्ति का शासन नहीं होगा, कानून का शासन होगा, और इसी को कहते हैं संविधानवाद। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? एक ऐसा प्रिंसिपल है जो स्टेट की पावर को लिमिटेड करेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट के फंक्शंस है उन्हें रूल के हिसाब से चलाएगा। क्या अंतर है संविधान और संविधानवाद में? कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दो अलग चीजें हैं। यह एक सिद्धांत है, एक विचारधारा है, यह एक थ्योरी है, और यह एक लिखित अथवा अलिखित दस्तावेज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन और अनरिटन डॉक्यूमेंट होता है। संविधान का उद्देश्य है कि राज्य की संरचना, शक्तियां को ये क्या करे, निर्धारित करे, जबकि संविधान के सिद्धांत के अनुरूप शासन सुनिश्चित करना संविधानवाद है। यानी संविधान ने तो ये क्या क्या निर्धारित कर दिया कि इस प्रकार से हो, कि ऐसे ऐसे हो। संविधान क्या है? अ, तो देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये बताता है कि कैसे हो, ठीक है, कैसे होना चाहिए। यानी सिंपल शब्दों में कहो
तो कॉन्स्टिट्यूशन हाउ का जवाब देता है कि क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन उसे उसी रूप में संचालित करना, यानी कि सपोज अगर आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने जो है वो सभी जो होंगे वो इक्वल होंगे, ये हमारा संविधान कहता है। किंतु इस बात को इम्प्लीमेंट करना, कि इसी के अनुरूप जो है शासन का संचालन हो, दैट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसके अगर संविधान की प्रकृति जो है वो स्थिर दस्तावेज है, जबकि संविधानवाद एक डायनामिक विचारधारा है, यानी एक गतिशील विचारधारा है। इसका जो आधार है वो नियम व प्रावधान, जबकि इसका आधार कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ होता है। इसका दायरा सीमित है, जबकि संविधानवाद व्यापक एवं विस्तृत जो है वो एक विचारधारा है। देखो, प्रमुख विशेषताएं इसमें होती हैं संविधानवाद की, कि संविधान सर्वोच्च होगा, राज्य की शक्तियों पर संवैधानिक नियंत्रण होगा, नागरिक के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी, कानून का शासन होगा, जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता होगी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी। संविधानवाद लोकतंत्र एवं मानवाधिकार की रक्षा करता है। ये क्या करता है? तो ये जो डेमोक्रेसी है और जो ह्यूमन राइट है इनको प्रोटेक्ट करेगा। लोकतंत्र राज्य की नींव जो है वो संविधानवाद पर ही आधारित होती है। संविधानवाद संविधान की सर्वोच्च न्यायपालिका और स्वतंत्रता के माध्यम से जो है वो सुदृढ़ किया जाएगा। यानी क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम होगा और जो जुडिशरी है वो क्या होगी, फ्री होगी अपने काम को करने के लिए, और इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद को इंश्योर करेंगे। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द टेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द स्पिरिट। संविधानवाद संविधान को केवल एक दस्तावेज न मानकर उसे शासन का सार्थक आत्मा प्रदान करता है। एवी डाइसी इसके जो जनक है, फादर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, एवी डाइसी को ही माना जाता है। संविधान एवं राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस पॉलिटी देखेंगे। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है जो राज्य की संरचना, सरकार की शक्तियां, नागरिक अधिकार और राज्य के कार्यों का निर्धारण करेगा। जबकि राज्य व्यवस्था से आशय किसी राज्य की शासन प्रणाली, उसकी राजनीतिक संस्थाएं, परंपराओं, रीति रिवाजों, मान्यताओं और व्यवहार से होता है। संविधान और पॉलिटी में अंतर को समझने के लिए यहाँ पर इनके मध्य एक जो है वो डिफरेंस या अंतर दिया गया है। देखो, यह एक व्यापक अवधारणा है, दस्तावेज तक सीमित नहीं है, जबकि एक दस्तावेज के रूप में होता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, जबकि संविधान क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा। राज्य की राजनीतिक संरचना और शक्तियों का निर्धारण करता है, शासन की राजनीतिक कार्यप्रणाली और व्यवहार को दर्शाती है। समय के साथ धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से इसमें जो है परिवर्तन होता है, यानी इसमें चेंजेस होते रहते हैं, और इसके परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से की जाएगी। यह आदर्श और औपचारिक होता है, जबकि यह व्यवहारिक एवं अनौपचारिक होती है। जैसे यहाँ पर इसके संबंध है कि राज्य व्यवस्था की आधारशिला संविधान होता है और इसे दिशा प्रदान करता है।
जबकि राज्य व्यवस्था संविधान आदर्श व्यवस्था प्रस्तुत करता है कि क्या होना चाहिए। आदर्श व्यवस्था का मतलब होता है कि व्हाट इट शुड बी लाइक, जबकि राज्य व्यवस्था आदर्श को व्यवहार में लाने के लिए काम की करने की प्रक्रिया है। इट इज अ प्रोसेस। देश की राज्य व्यवस्था संविधान के साथ साथ राजनीतिक सांस्कृतिक परंपराओं से भी प्रभावित होती है। भारतीय संविधान लिखित है, परंतु भारत की राज्य व्यवस्था में कुछ परंपराएं जैसे मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय परंपराएं आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शासन या गवर्नमेंट की, कि शासन क्या है। अ, यहाँ की कुछ स्लाइड्स जो है वो केवल हिंदी में है, लेकिन आगे की जो स्लाइड्स हैं या आगे की जो क्लासेस है वो कंप्लीट बाइलिंगुअल है। तो both medium can watch this class। शासन की वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से राज्य की संप्रभु शक्ति का उपयोग करके नागरिकों के हित में कानून बनाए जाए, नीतियों का निर्धारण किया जाए और उन्हें लागू किया जाए। यानी कि क्या किया जाए, जो पॉलिसीज होती हैं उनको इन्फोर्स करना और उनका निर्माण करना या अ, उनका फॉर्मेशन करना, ये क्या है, ये होता है गवर्नमेंट। यानी कि राज्य की शक्ति का प्रयोग, जैसा कि मैकियावेली ने लिखा है, यही है शासन। और शासन के जो तीन, या सरकार कह सकते हैं यहाँ पे, इसका जो बेसिक है इसे हम कहेंगे जो गवर्नमेंट है। यानी यही है एक तरीके से सरकार। शासन के तीन, या सरकार के तीन अंग है, जैसे कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, और एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। यानी न्यायपालिका कानूनों की सर्वोच्चता की जांच करेगी, न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों की भी समीक्षा करेगी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी जो एग्जीक्यूटिव होती है वो विधायिका के प्रति जो है वो जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबल है या अकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि हो गया लेजिस्लेचर, कानून बनाने का काम, एग्जीक्यूटिव उन्हें इन्फोर्स करने का जो काम करेगी, जुडिशरी कानूनों की व्याख्या, मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। यहाँ पर इनके जो है वो सभी ऑर्गन्स के बारे में, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, इनके मेन फंक्शन और एग्जाम्पल। भारत में शक्तियों का पृथक्करण पूर्ण रूप से नहीं है, बल्कि शक्तियों का विभाजन है और परस्पर नियंत्रण है। यानी कि एक जो बॉडी है वो दूसरी बॉडी के साथ कनेक्ट है और एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। ना कि ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका अपना काम, विधायिका अपना काम और जो एग्जीक्यूटिव होती है वो अपना काम करेगी। सभी एक दूसरे के कामों में जो है वो जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अब कुछ फीचर्स की बात करेंगे। भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं जो इसे विश्व के अन्य संविधानों से पृथक बनाती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली, इसमें वास्तविक कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यह ब्रिटेन से ली गई है। हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम है, एकात्मक विशेषताओं के साथ है, यानी संघीय व्यवस्था है, लेकिन समय पर, जैसे कि
आपात के दौरान ये बिना किसी बड़े संशोधन या परिवर्तन के बिना भी एकात्मक रूप ले लेता है। यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। राज्यों की अलग नागरिकता जो है वो नहीं होती है। यहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मतदान का अधिकार है। मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। लोक लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसमें राष्ट्रपति जो होता है राज्य का प्रमुख है और इसका जो है वो निर्वाचन किया जाता है, यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है। इसके अलावा डीपीएसपी और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी किया गया है। फिर हम देखेंगे संविधान संशोधन के बारे में कि संविधान संशोधन क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं इसकी प्रक्रिया। यहाँ पर इसको उतना डिटेल में नहीं बताया जाएगा, लेकिन आपको पीडीएफ में ये मिल जाएगा और आप इसे अपने स्तर से पढ़ के समझ सकते हैं। इसके प्रकार देख लेते हैं तो कुछ प्रकारों की चर्चा की गई है जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा आपको नोट्स में मिल जाएगा। एक चीज यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे कि नीड फॉर अमेंडमेंट। जब हमने 1946 में एक संविधान संशोधन बनाना स्टार्ट किया, 1950 में उसे इन्फोर्स कर दिया, तो फिर उसे हम संशोधन क्यों करते हैं? देखो, टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेवेंट एज पर चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, यानी बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं, जैसे ही चेंजेस होंगे, जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उसमें हम उस प्रकार का संशोधन करेंगे। जो सोसाइटी की बदलती हुई जो नीड है उसको संविधान में समय पर आने वाली कमियों को दूर करने के लिए नए अधिकारों एवं नीतियों को शामिल करना, सुशासन एवं न्याय को सुनिश्चित करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। और इसलिए भारतीय संविधान भी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मूल संविधान में संशोधन नहीं हो सकता, यानी इसकी जो मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर, और 1973 के केशवानंद केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर को ना चेंज करने का जो सिद्धांत लाया गया है, तो इसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं, किंतु आवश्यकता अनुसार इसे संशोधनीय बनाया गया है। अब जो कि हमने कहा था कि भारतीय संविधान से मध्य प्रदेश तक, तो कैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एमपी कॉन्स्टिट्यूशन या एमपी के प्रशासन को जोड़ें। तो देखो, भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है और पूरे देश की शासन व्यवस्था। दिस इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया और द फाउंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ द कंट्री का बेस यही है। केंद्र के सभी निर्णय, राज्यों की शक्तियां, संरचना, कार्य प्रणाली, केंद्र सभी राज्य, उनकी शक्तियां, संरचना सब जो होते हैं इसी के माध्यम से डिटरमाइन है। तो जो सेंट्रल की पावर कितनी है, स्टेट की पावर कितनी है और जो यूटी है उसके पास कितनी पावर है, ये सारी चीजें जो है संविधान निर्धारित करता है। अब जैसे कि मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है, तो वही कानून मध्य प्रदेश पर भी लागू होंगे। मध्य प्रदेश की संपूर्ण संवैधानिक शासन व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुरूप ही
संचालित होगी। देखो, भारत और मध्य प्रदेश का हम देखेंगे रिलेशन कैसा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन देखेंगे, संवैधानिक संबंध इन दोनों के मध्य, कि भारत एक संघ है और मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है। राज्य की भी अपनी सरकारें होती है, हमारे यहाँ पर द्विस्तरीय सरकार है, लेकिन राज्य भारतीय संविधान के अधीन ही कार्य करेगा। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत राज्य के संघ का अभिन्न अंग होते हैं, राज्य भारत के संघ का अभिन्न अंग होते हैं। स्टेट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। सभी राज्य की शक्तियां, सीमाएं भारतीय संविधान से निर्धारित है। तो पावर एंड लिमिट्स ऑफ द स्टेट आर डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और मध्य प्रदेश की शासन भारतीय संविधान से उत्पन्न एवं संचालित होती है। तो इस प्रकार से जो संपूर्ण मध्य प्रदेश का शासन है वो भारतीय संविधान का जो भाग 6 है उसी के माध्यम से जो है वो संचालित होगा। देखो, पहले देखेंगे कि भारतीय संविधान से एमपी पॉलिटी कैसे बनी। भारतीय संविधान हमें क्या प्रोवाइड कराता है, तो राज्य की कार्यपालिक संरचना, कार्यप्रणाली का निर्धारण। It determines the structure and the functions of the executive in the state. विधानपालिका की संरचना और शक्तियों का निर्धारण करता है। न्यायपालिका की संरचना एवं कार्यप्रणाली, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की व्यवस्था। यानी जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी विधायिका है, जो हमारी जुडिशरी है और जो हमारी लोकल गवर्नेंस है, ये सभी हमें भारतीय संविधान से ही मिली है। तो इसीलिए साथ ही साथ यदि एमपी विषय की पॉलिटी में हम देखेंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट, पंचायती राज सिस्टम, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एवं गुड गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंतर्गत हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ से हम बता रहे हैं कि एमपी पॉलिटी हाउ इट्स लुक लाइक। तो भारतीय संविधान, भारत का संघीय ढांचा आ जाएगा, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर, उसका एक स्टेट है मध्य प्रदेश, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था किस प्रकार से होगी, और फिर एमपी पॉलिटी के जो विषय है इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। यानी कि भारतीय संविधान के बेस पर ही जो एमपी पॉलिटी और मध्य प्रदेश का जो शासन है वो निर्मित किया गया है। हाँ, तो आज की क्लास में हमने देखा हमारा रोड मैप किस प्रकार से जो है हम आगे चीजों को लेकर बढ़ेंगे, और साथ ही साथ हमने कुछ पॉइंट जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा, और साथ ही हमने मॉड्यूल 1 जो हमारा फाउंडेशन था उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। और अब हम दूसरे मॉड्यूल जिसमें हम भारत सॉरी राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर स्टडी रूम। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। थैंक यू।